नमस्कार। अभी तक हमने भारत में आने वाली अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनियों के बारे में बात की, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम दो प्रमुख कंपनियों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए संघर्ष या उनके मध्य हुए युद्धों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन्हें कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उस समय पर जो कर्नाटक का एरिया था उस भूमि पर लड़े गए युद्ध हैं, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से आज हम पहले कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका समय है 1746 से लेकर 1748 तक। अब आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि 1707 में जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय भारत की पॉलिटिकल कंडीशन किस तरीके से है। यहाँ पे जो मैप आपको दिख रहा है उसमें ग्रीन कलर में जो एरिया है वो 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विस्तार को सिंबलाइज कर रहा है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि कितने विशाल भूभाग पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य इस समय पर था। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, तो इस कारण क्योंकि हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के मध्य की 1740 ईस्वी के आसपास की बात हम करने वाले हैं आज कर्नाटक के युद्धों के संबंध में। तो आइए हम समझ लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की स्थिति पॉलिटिकली किस प्रकार की थी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का जो आधिपत्य है वो कमज़ोर पड़ता जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हैदराबाद का जो निज़ाम है वो एक तरीके से स्वतंत्र हो जाता है, आपके मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से कम्प्लीटली वो स्वतंत्र हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक, यानी कि ये जो एरिया है उसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी थी अर्कोट। यहाँ का शासक नवाब कहलाता था। तो ये एरिया भी एक तरीके से मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन ये धीरे धीरे उसका मुगल शासक के नियंत्रण से आज़ाद हो जाता है। मैसूर के बारे में तो हम जानते ही हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम हमने सुना ही है, तो उनके नियंत्रण में ये भी एक स्वतंत्र एरिया बनकर के उभरता है। मराठों के बारे में तो हम औरंगजेब और उससे पहले के समय से ही इवन सुनते आ रहे हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए किस तरीके से संघर्ष करते हैं और यहाँ तक कि मुगलों की नाक में भी दम कर देते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुगल साम्राज्य का आधिपत्य जो है वो कमज़ोर पड़ता जाता है। और मुगल साम्राज्य का आधिपत्य कमज़ोर पड़ने की वजह से इस समय पे यहाँ पे जो है सिचुएशन जो है पॉलिटिकली वो बहुत ही डिफरेंट है 17th सेंचुरी से। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं दक्षिणी भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि तो दक्षिणी भारत का ये जो एरिया है, जैसा हमने बात की कि इस एरिया में आपके कर्नाटक के नवाब का इस वक्त पे शासन होता है। यहाँ पे आपके मैसूर का एरिया है, ये निजाम जो कि हैदराबाद का शासक होता है उसका प्रभाव क्षेत्र है। तो निजाम के प्रभाव क्षेत्र में ही कर्नाटक का एरिया भी आता है। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद के निजाम ने अपने आप को मुगल सम्राट के प्रभुत्व से धीरे धीरे मुक्त कर लिया था, उसी तरीके से कर्नाटक का नवाब भी धीरे धीरे अपने आप को निजाम के प्रभुत्व से मुक्त करके एक स्वतंत्र शासक बनने की कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और भी छोटे छोटे हिंदू राज्य हैं, जैसे त्रावणकोर है, कोचीन है। तो इस तरीके के कुछ राज्य यहाँ पे इस समय पे स्थापित हुए हैं। इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद में इस समय पे, जैसे हमने कहा कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला जो शासक होता है उसका नाम होता है निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। निज़ाम उसकी उपाधि होती है, मूल नाम है आसफ जहाँ। वो एक अर्ध स्वतंत्र शासक की भांति होता है। हालांकि वो अपनी स्वतंत्रता तो स्थापित कर लेता है, लेकिन वैसे वो मुगल सम्राट के अंडर होता है। उसी तरीके से कोरोमंडल तट ये जो है आपके अगर आप में से ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि साउथ इंडिया का इस तरफ वाला जो तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है, और इस तरफ वाला जो तट है उसको हम मलाबार तट के नाम से जानते हैं। तो ये कोरोमंडल तट की जो भूमि है, कोरोमंडल तट और उसके पीछे का जो एरिया है उसकी जो भूमि है, उस एरिया को उस समय पे कर्नाटक कहा जाता है। तो ये कर्नाटक आज के कर्नाटक से बहुत अलग है। आज के कर्नाटक का जो स्टेट है वो आपके लगभग इस एरिया में आता है, लेकिन
इस समय पे यहाँ पे जो कर्नाटक है वो कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि को कर्नाटक कहा गया है। तो कोरोमंडल तट और इसके पीछे की भूमि का जो कर्नाटक है वो एक्चुअली मुगल दक्कन का एक सूबा है और निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी जिस तरीके से निजाम मुगल प्रभुत्व से आज़ाद होता चला जाता है, उसी तरीके से कर्नाटक का नवाब भी धीरे धीरे निजाम के बंधन से मुक्त होने की कोशिश में रहता है। तो ये हम समझ रहे हैं, ये हमने बात की है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि कर्नाटक का नवाब किस तरीके से अगर स्वतंत्र होता है, तो कर्नाटक के नवाब इस समय पे होते हैं 1740s के आसपास सआदत उल्ला खान। वो क्या करते हैं, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वो निजाम के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन वो अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी लिए बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से वो अपने पद को वंशानुगत बना लेते हैं, अपने फैमिली की एक तरीके से वो इसको संपत्ति बना लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसके बाद 1741 में मराठे जब कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय पे यहाँ के शासक होते हैं दोस्त अली। उनकी मृत्यु हो जाती है और दोस्त अली के जो दामाद होते हैं चंदा साहब, उनको मराठों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। आगे चल कर के हम देखेंगे कि कर्नाटक युद्धों में ये चंदा साहब और दोस्त अली दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कर्नाटक का नवाब जो दोस्त अली था उसकी तो मृत्यु हो जाती है और जो दूसरे सिंहासन के दावेदार थे चंदा साहब, नवाब के दामाद जो थे, उनको भी मराठों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो कर्नाटक के नवाब का पद जो है वो रिक्त हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो क्योंकि हैदराबाद का निजाम अपना अधिकार समझता है कर्नाटक पर, तो इस वजह से हैदराबाद के निजाम आसफ जाह जो होते हैं वो अपने एक निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो समय है, इस समय पे कर्नाटक की जो सिचुएशन है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ही अस्थिरता के माहौल वाली है और इस वजह से इसका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी एक तरीके से अस्थिर होती जाती है। तो ये हमने बात की इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में। लेकिन जब हम कर्नाटक के युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा कि ये जो युद्ध हो रहा है वो मेनली ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हो रहा है। जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी है या पुर्तगाली, तो क्योंकि पहले ही आउट हो चुके थे इंडियन सीन से, या फिर जो दूसरी भी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उनका कोई रोल इसमें नहीं है। कर्नाटक के युद्ध में जिन दो पावर्स का रोल है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश और फ्रेंच इस समय पे यूरोप में भी उनके बीच युद्ध चल रहा है। तो हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप में इस समय पे हम पहुंचते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में इस समय पे, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जो साम्राज्य है उसे पवित्र रोमन साम्राज्य या होली रोमन एम्पायर कहा जाता था और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। तो ऑस्ट्रिया का राजा इस वक्त पे होता है चार्ल्स सिक्स्थ, लेकिन चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु हो जाती है। अब जब चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु होती है तो उनके कोई भी मेल संतान नहीं होती है, कोई भी बेटा उनके नहीं होता है। उनकी दो बेटियां होती हैं जिसमें बड़ी बेटी होती है मेरिया थेरेसा। तो ऑस्ट्रिया के जो महाराजा हैं चार्ल्स सिक्स, वो अपने जीवन काल में ही मेरिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके चले जाते हैं। लेकिन उस समय पे वहाँ का जो लोकल लॉ होता है उसके अनुसार कोई भी महिला शासक नहीं बन सकती है। तो इस वजह से चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु के बाद मेरिया थेरेसा के उत्तराधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप की बहुत सारी पावर्स, जिसमें आपकी प्रशिया है, डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, वो इस उत्तराधिकार युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 1740-41 में वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन शुरू होता है, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा चार्ल्स सिक्स्थ की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को चुने जाने को लेकर के जो युद्ध होता है उसे ऑस्ट्रियन सक्सेशन का युद्ध कहा जाता है। उनकी बेटी मेरिया थेरेसा के महिला होने के कारण उनके उत्तराधिकार को चुनौती दी जाती है। इस युद्ध में फ्रांस, प्रशिया ये मेरिया थेरेसा के विरुद्ध होते हैं, जबकि ब्रिटेन, डच ये मेरिया थेरेसा के पक्ष में होते हैं। इस युद्ध का अंत 1748 में एक्स ला शापेल की संधि से होता है, जिसके तहत मेरिया थेरेसा को हंगरी और ऑस्ट्रिया की रानी स्वीकार तो कर लिया जाता है, लेकिन साइलेशिया जो कि प्रशिया के नज़दीक एक स्थित स्थान था, उस पर प्रशिया का नियंत्रण मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रिया को
कमज़ोर करने की जो कोशिश अन्य पावर्स के द्वारा की जा रही थी उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसका ये घटनाक्रम मिल करके और यूरोप के अन्य जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं वो आगे चल करके एक सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 इयर्स वॉर में परिणत होते हैं, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चलती है। इस सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हम सेकंड कर्नाटक युद्ध के में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट को समझा है, यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो यूरोप में युद्धरत है, दोनों अगेंस्ट हैं। एक मेरिया थेरेसा के पक्ष में है जो कि ब्रिटेन है, और मेरिया थेरेसा के अगेंस्ट है फ्रांस। तो फ्रांस और ब्रिटेन जब यूरोप में युद्धरत है तो जहाँ जहाँ भी उनकी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी उनके उपनिवेश हैं, वहाँ पर उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें एक एरिया तो होता है इंडिया का और एक एरिया होता है आपके नॉर्थ अमेरिका का। तो इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में इनकी जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर भी इनके गवर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, और इसी का नतीजा होता है भारत में होने वाला प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 के बीच चलता है। इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं, कौन से प्रमुख युद्ध होते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।